फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बरेली कॉलेज बरेली। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें लास्ट मंथ पर जिसमें हम लोगों ने बात की थी बैक्टीरिया में सेक्सुअल प्रोडक्शन की, जीवाणु के अलैंगिक जनन की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज एक दूसरा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, बैक्टीरिया का सेक्सुअल प्रोडक्शन या जीवाणु में लैंगिक जनन। मैं पीछे भी आपको एक बार मैंने आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यदि लगता है कि सर कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपने उसका वीडियो नहीं अपलोड किया है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इस टॉपिक को भी आप अपलोड कीजिए। तो मैं ऑन डिमांड जैसा आप लोग कहेंगे वैसे मैं एक अच्छी वीडियो बना करके उसमें अपलोड करूँगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका एक मात्र उद्देश्य है कि बरेली कॉलेज बरेली में जो ग्रामीण परिवेश से छात्र छात्राएँ आते हैं उनकी मदद में कैसे कर पाऊँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ 80% के करीब 80% से ज़्यादा जो बच्चा है वो गांव देहात से आता है। बरेली कॉलेज बरेली के जो आस पड़ोस के ज़िले हैं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, ऐसे ज़िलों से बच्चे आते हैं। और हमारी तहसीलों से नवाबगंज, मीरगंज, बहेड़ी, फरीदपुर, आंवला, यहाँ से सारे बच्चे आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाने शुरू की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा आप ये मार्कर मेरा देख पा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में लैंगिक जनन। अब एक बात में आपको, मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही होगी, हो सकता है मेरा चेहरा आपको ना दिखाई दे, मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ये मार्कर दिख रहा होगा, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि यदि अन्य पौधों की तरह बैक्टीरिया की बात करें, अन्य ऑर्गेनिज्म की तरह बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया में कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्पेशली नहीं होते। अगर हम देखें पौधों में, तो पौधों में हम ये पाते हैं वहाँ इंडोसियम भी है, वहाँ गाइनोसियम भी है एंजियोस्पर्म्स में। और यदि हम बात करें एल्गी की, वहाँ भी हमको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। हम बात करें फंजाई की, तो उसमें भी हमको, फंजाई यानी कवक में भी हमको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के केस में किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो चूंकि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है उसका आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार हम बैक्टीरिया के सेक्सुअल प्रोडक्शन या लैंगिक जनन को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आता है, सवाल आता है परीक्षाओं में, बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाइए, लैंगिक जनन समझाइए, तो आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लिखना है। या एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बताइए, तो आपको समझ जाना है कि ये सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, या तो शॉर्ट नोट में आएगा या लॉन्ग में आएगा या इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। तो सारे छात्रों को मेरा आग्रह है कि इसको ध्यान से सुनें। बहुत सरल है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। तो एक बार अगर समझ लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। और मेरा कहना यह है कि यदि एक बार किसी टॉपिक को हम अपनी मदर टंग में समझ लें, जो हमारी मातृभाषा है, जिसमें हम पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में पढ़ें, आप जिसमें पढ़ना चाहते हैं उसमें पढ़ें। जब आप एक बार सीख लेंगे, यदि आपने अपनी मातृभाषा में कोई बात सीख ली, तो आप फिर उसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए आप एक बार समझ लें। तो बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। तो जेनेटिक, बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या लैंगिक जनन को सबसे पहले दो वैज्ञानिक हुए, टॉटम एंड लेटरवर्ग। इन्होंने 1947 में, यहाँ लिखा है, मेरा पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने 1947 में इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की खोज की और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कई सारे मेथड्स भी बताए। तो सबसे पहला जो तरीका है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन, टॉटम एंड लेडरबर्ग ने कॉन्जुगेशन पर बात की। इन्होंने बताया कॉन्जुगेशन के समय दो बैक्टीरिया की कोशिकाएं, जीवाणु की दो कोशिकाएं एक दूसरे के समीप आती हैं। दोनों कोशिकाओं के पास अपना क्रोमोसोम होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, परंतु किसी एक कोशिका के पास एफ फैक्टर या स्पेशल प्लाज्मिड या स्पेसिफिक प्लाज्मिड पाया जाता है। दूसरी कोशिका के पास ये नहीं होता। तो जिस कोशिका के पास प्लाज्मिड पाया जाता है, एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं डोनर सेल। क्या बोलते हैं? डोनर सेल, जिसके पास पाया जाता है। दूसरी कोशिका जिसके पास नहीं है उसको हम बोलते हैं रिसिपिएंट सेल। तो क्या होता है, ये दोनों डोनर सेल और रिसिपिएंट सेल एक दूसरे के समीप आती हैं। दोनों के बीच एक संबंध बनता है, एक कनेक्शन स्थापित होता है, पिलाई द्वारा एक स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है, और जो डोनर सेल है जिसके पास एफ फैक्टर है वो अपना एफ फैक्टर रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर कर देती है। आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ एफ फैक्टर का यहाँ से इस कोशिका में आ जाएगा। इसकी जगह दो चित्र भी आप बना सकते हैं, तीन चित्र भी आप बना सकते हैं। तो जब जिस कोशिका में नहीं था उसके पास एफ फैक्टर आता है, रिसिपिएंट सेल के पास आता है, तो रिसिपिएंट सेल का नेचर भी डोनर सेल की तरह हो जाता है। तो इस प्रकार बैक्टीरिया की एक कोशिका से जो मटेरियल है, जो डीएनए है, जो स्पेसिफिक फर्टिलिटी फैक्टर है, वो दूसरी कोशिका में आ गया, और इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। बहुत आसान है। कॉन्जुगेशन पे जब भी शॉर्ट नोट आएगा तो एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे और सुंदर से चित्र बनाने के साथ साथ उसके बारे में लिखेंगे। ठीक ऐसे ही एक और प्रक्रिया है, जैसे कॉन्जुगेशन, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार ही दूसरी एक और प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है जिसको आप यहाँ देख पा रहे हैं, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए, रूपांतरण समझने के लिए, मतलब रूपांतरण, पहले जैसा एक जो संरचना थी उसने अपने रूप को बदल लिया। रूप को बदल लिया इन द सेंस अपने नेचर को बदल लिया, किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गई, जैसे हिंदी में बोलेंगे रूपांतरण। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट दिया और उन्होंने क्या पाया मैं आपको बताऊं। अभी पीछे कोरोना हुआ, कोविड-19, तो उसमें एक लक्षण ये था निमोनिया। आप सब गांव में रहते हैं, आप ये जानते हैं कि निमोनिया की बीमारी हुआ करती है। निमोनिया की बीमारी के लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में निमोनिया फैला देगा। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने उस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के, आप यहाँ देख रहे हैं, उस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए। एक स्ट्रेन लिया जिसको उन्होंने एस स्ट्रेन कहा। एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन है, जब ये कल्चर मीडियम पे ग्रो करता था तो जो कॉलोनी बनती थी, ये जो कॉलोनी बनती है वो स्मूथ बनती है, इसलिए एस स्ट्रेन कहा। और जो एस स्ट्रेन है वो हानिकारक भी है। अगर निमोनिया के बैक्टीरिया के एस स्ट्रेन को हम किसी चूहे को लगा दें तो चूहे को निमोनिया हो जाती है और वो मर जाता है। तो यही किया ग्रिफिथ ने, जो एस स्ट्रेन था डिप्लोकोकस न्यूमोनी का, उस एस स्ट्रेन को इंजेक्शन में भरा और चूहे को लगा दिया। जैसे चूहे को लगाया तो चूहे को निमोनिया हो गई और चूहा मर गया। पोस्टमार्टम किया तो उसमें पाया गया कि भाई एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे। फिर उन्होंने क्या किया, इस जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे इनको लिया और लेने के बाद इनको उबाला, हीट किल किया। इनको इतना गर्म किया कि बैक्टीरिया मर गए। जो निमोनिया बैक्टीरिया फैला रहे थे, लाइव बैक्टीरिया एस स्ट्रेन के, उनको इतना गर्म किया कि बैक्टीरिया मर गए। तो जो मरे हुए बैक्टीरिया हैं, एस बैक्टीरिया, जो पहले निमोनिया फैला रहे थे, अब उन एस बैक्टीरिया को फिर से इंजेक्शन में भर के चूहे को लगाया तो बैक्टीरिया मरे हुए थे, चूहे को निमोनिया नहीं हुआ। तो ये बात तय हो गई कि यदि जो बैक्टीरिया निमोनिया फैलाते हैं उनको हीट किल कर लिया जाए
लाल तप्त कर लिया जाए, उनको हीट करके किल कर दिया जाए और फिर लगाया जाए तो निमोनिया नहीं होता है। तो एक स्ट्रेन ग्रिफिथ ने लिया इन्फेक्शियस एस स्ट्रेन, जिसको किल करने पर निमोनिया नहीं होती। ग्रिफिथ ने एक दूसरा और स्ट्रेन लिया निमोनिया के बैक्टीरिया का, और जो डिप्लोकोकस निमोनिया का दूसरा स्ट्रेन लिया वो था आर स्ट्रेन, आर फॉर रफ। ये जब कॉलोनी ग्रो करती है तो इसकी कॉलोनी रफ होती है। तो जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनिया है, लेकिन यह स्ट्रेन निमोनिया नहीं फैलाता चूहों में। तो वही किया ग्रिफिथ ने, आर स्ट्रेन को लिया, इंजेक्शन में भरा और चूहों को लगा दिया, चूहों को निमोनिया नहीं हुई। तो इससे पता लगता है कि ये जो स्ट्रेन है आर स्ट्रेन, ये चूहों को निमोनिया नहीं फैलाता है। ठीक है। अब क्या किया ग्रिफिथ ने कि वो जो निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया एस स्ट्रेन थे, जिनको यदि गर्म करके मार देते हैं और फिर लगाते हैं बैक्टीरिया को, चूहे को, तो वो निमोनिया नहीं फैलाते थे। तो ऐसे एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया, यानी वो बैक्टीरिया एस स्ट्रेन के खत्म हो गए, मर गए, और आर स्ट्रेन जो निमोनिया नहीं फैलाता है उसके जीवित बैक्टीरिया लिए इन दोनों को मिक्स किया। अब मिक्सचर जो बनाया उस मिक्सचर में एस हीट किल्ड हैं, जो हीट किल्ड होने पर बीमारी नहीं फैलाते हैं, और दूसरे आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया मिक्सचर में जो कभी बीमारी नहीं फैलाते, निमोनिया नहीं फैलाते। दोनों का मिक्सचर बनाया और मिक्सचर बना के फिर चूहों को इंजेक्ट किया। इस बार जब चूहों को इंजेक्ट किया तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ ये देख करके कि इस बार चूहे जो थे उनमें निमोनिया हो गया, वो खत्म हो गए। तो ग्रिफिथ को शॉक हुए ग्रिफिथ कि भाई ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया उनको हीट किल करके जब हम लगाते निमोनिया होता नहीं, और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया लाइव जब होते हैं वो निमोनिया करते नहीं। तो अगर मिक्सचर को लगाया जाए एस बैक्टीरिया के हीट किल्ड को, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट किल्ड करके और आर स्ट्रेन को लाइव मिक्सचर को लगा दो, निमोनिया क्यों हो जाता है। पोस्टमार्टम किया, चूहे के शरीर को खोला और ये पाया कि जब एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट किल्ड करके आर स्ट्रेन के नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके चूहों को लगाते हैं, तो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए है, जो मरे हुए बैक्टीरिया का डीएनए है, वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीमारी पैदा कर देता है। तो इससे एक ये निष्कर्ष निकला कि भैया जो डीएनए है वो क्या है, वो दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके रूपांतरित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाई, और ये प्रूव हुआ इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो डीएनए दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में। तो महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन को बताइए, और ये भी कहा जाता है कि आप जो निमोनिया हुई वो कौन से एक्सपेरिमेंट के कारण हुई, या ये पूछा जाता है कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन पर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने काम किए। तो एक बात और यहाँ नीचे लिखी है, आप देखेंगे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद 3 वैज्ञानिक हुए। ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1928 में। 3 वैज्ञानिक हुए, एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। इन्होंने 1944 में इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया और प्रूव किया कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है। तो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं, ट्रांसडक्शन। सबसे महत्वपूर्ण है पारक्रमण। ये जो तरीका है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने का, ये जो तरीका है वो बहुत ही कॉमन है, और इसमें एक एजेंसी की और जरूरत पड़ती है। वो कौन सा फैक्टर है? वो फैक्टर है बैक्टीरियोफेज वायरस। तो जेंटल और रीडरबर्ग ने 1952 में
ट्रांसडक्शन को समझाने के लिए एक बैक्टीरिया पर काम किया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिमुरियम, यहाँ लिखा है। क्या बता, बहुत इंटरेस्टिंग है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है और बैक्टीरियोफाज क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को खाता है। तो बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मैटेरियल इंजेक्ट करता है और अपनी कॉपी बना लेता है। तो ट्रांसडक्शन के दौरान देखा गया कि बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया पर अटैक किया। अटैक करने के बाद बैक्टीरिया के अंदर, या आप यहाँ देख पा रहे होंगे जहाँ मेरी फिंगर है, जो बैक्टीरियोफाज है उसमें इसका जेनेटिक मैटेरियल बैक्टीरियोफाज का ग्रीन कलर का है। तो जैसे ही बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया में इन्फेक्शन किया, अपना जेनेटिक मैटेरियल बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ट्रांसफर किया उसके बाद प्रोटीन कोड बाहर आ गया। अब ये जो जेनेटिक मैटेरियल बैक्टीरियोफाज का जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, वो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है रेड कलर का, उसके साथ जुड़ जाता है। यहाँ देखिए जुड़ गया, यानी बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो गया, जुड़ गया। और जुड़ने के बाद अब इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए ने अपनी कई सारी कॉपी बनाई। तो जब बैक्टीरियोफाज का डीएनए जो ग्रीन है, इसने कई सारी कॉपी बनाई, तो इसके साथ साथ कुछ हिस्सा बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का भी जुड़ गया है। यहाँ पे देखें जुड़ा हुआ है। तो अब जो नए बैक्टीरियोफेज के डीएनए की कॉपी बनी, उसमें उनका अपना डीएनए भी है, उसके साथ साथ बैक्टीरिया का क्रोमोसोम भी जुड़ा हुआ है, और बैक्टीरिया के न्यू प्रोटीन के जो पार्टिकल्स भी बन गए। धीरे धीरे कुछ समय पश्चात ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसके नए पार्टिकल्स असेंबल हो गए, नए वायरस बनने लगे। अब जो नए वायरस बने उनमें अपना डीएनए भी था, और उसके साथ साथ वो जो बैक्टीरिया जिनको इन्फेक्ट किया था, यहाँ जो रेड दिखाई दे रहा है, इसका डीएनए भी था। बैक्टीरियल सेल नष्ट होगी, नष्ट होने पर ये नए बैक्टीरियोफाज के जो वायरस हैं, पार्टिकल्स हैं, वो फ्री हो जाएंगे। और जब फ्री हो जाएंगे तो इनके पास अपना डीएनए भी रहेगा और इस बैक्टीरिया का भी रहेगा जिसको इन्होंने इन्फेक्ट किया था। फ्री होने के बाद ये किसी अन्य बैक्टीरिया को ठीक ऐसे ही इन्फेक्ट करेंगे। अब किसी अन्य बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करेंगे तो इस बार ये उस बैक्टीरिया में अपना डीएनए भी इंजेक्ट करेंगे, और इनके डीएनए के साथ इस बैक्टीरिया का डीएनए वो भी इंजेक्ट करेंगे। तो एक प्रकार से बैक्टीरियोफेज में माध्यम है एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में पहुंचाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए इस प्रक्रिया को कहा गया ट्रांसडक्शन या पारगमन। पारगमन की जो प्रक्रिया है ट्रांसडक्शन की, वो दो हेडिंग्स में, दो प्रोसेस में पूरी हो सकती है। एक प्रोसेस कहलाएगा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा कहलाएगा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो यदि हम केवल कॉमन प्रक्रिया ट्रांसडक्शन की समझ लें तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन हमको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये था बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिड टर्म में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी कई सारे सवाल यहाँ से आते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग इसको कई बार देखिए, अगर ना समझ में आए, कुछ और यदि आपको लगता है रह गया है या कुछ और सर इसके अलावा भी हमको पूछना है, तो मेरा वीडियो देखने के बाद जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए। कौन सा टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो भी मैंने बनाया है, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं कि मैं उसको अपलोड करूं, तो आप मुझको बताइए। तो बस इस टॉपिक को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपसे एक बार फिर कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ जानकारी लेनी है तो ईमेल कर सकते हैं आप मुझको, मेरे डिपार्टमेंट में आकर सीधे मुझसे मिल सकते हैं, मुझको बता सकते हैं। कोई आपका सजेशन है, आपका सुझाव आमंत्रित है। हो सकता है कि वीडियो बनाने में कुछ रिफाइनिंग ना की गई हो, आप मुझे, यदि आप एक्सपर्ट, आपको लगता है सर इसमें और ऐसे अच्छा किया जा सकता है, तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप डिपार्टमेंट आए, मुझको बताएं, और उसमें फिर हम वैसे सुधार करेंगे। तो वही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, 3 तरीके, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, इसको लर्न कर लीजिए। नो डाउट बहुत अच्छे नंबर आपको आपकी परीक्षा में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।